लोकसभा के अधिकारी। आइए अधिकारी को देखते हैं कि लोकसभा का अधिकारी गण कौन कौन होता है। लोकसभा का अधिकारी कौन होता है तो देखते हैं। कहता है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चयन लोकसभा अपने सदस्यों में से कर लेता है। अनुच्छेद 93 के तहत, अनुच्छेद 93 में कहता है कि लोकसभा जो है, लोकसभा के जो भी सदस्य है वो अपने सदस्यों में से एक सदस्य अध्यक्ष को और एक सदस्य उपाध्यक्ष को चुन सकता है। अनुच्छेद 93 के तहत अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अध्यक्ष किसको देगा त्यागपत्र? उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देकर बर्खास्त हो सकता है, मतलब निकल सकता है वहां से। लोकसभा का सभी सदस्य प्रस्ताव पारित करके भी अध्यक्ष को हटा सकता है। यदि मान लीजिए अभी वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं लोकसभा अध्यक्ष, अगर सभी सदस्य लोकसभा सदन में जितने भी सदस्य हैं वह सभी सदस्य एक प्रस्ताव पारित करेगा और अध्यक्ष को हटा भी सकता है प्रस्ताव पारित करके। लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक बताते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, कौन सा विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है सर? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये प्रश्न कई बार आया है और पूरा VVI है। यह कौन निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। यहाँ पे ये भी बहुत VVI है कि जब भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, साधारण विधेयक के मैटर पे बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, तो ऐसे कंडीशन में कहा गया सर उसका जो अध्यक्ष होगा सर वह लोकसभा अध्यक्ष होगा। लेकिन यदि नहीं होता है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष, ये उपस्थित नहीं है तो लोकसभा का उपाध्यक्ष रहेगा। अगर ये भी अनुपस्थित है सर तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष होगा अध्यक्ष, और वो भी अनुपस्थित रहेगा तो फिर पैनल से चुने गए जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वो हो जाएगा। किसी विधेयक पर बहुमत बराबर की स्थिति में यदि कोई विधेयक सदन में चल रहा है, अब वोटिंग होगा, वोटिंग के दौरान विधेयक में क्या होगा सर? वोट बराबर हो जाता है। वोट बराबर की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह अंतिम अपना निर्णायक मत दे के किसी भी विधेयक को जिता या हरा सकता है। तो किसी विधेयक पर बहुमत बराबर की स्थिति में निर्णायक मत, जो निर्णायक मत होता है, एक टॉस नहीं करेंगे, निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिया जाएगा। तो निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। एक बात बता दें, जैसे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, यदि लोकसभा का पता है 24 में चुनाव होने वाला है तो ऐसे कंडीशन में सर लोकसभा भंग हो जाएगा। लोकसभा भंग हो जाएगा लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आ जाए। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन न हो जाए, ऐसे तक बना ही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए कुर्सी खाली नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत संवैधानिक कुर्सी है। लोकसभा में आरक्षण संबंधी प्रावधान, लोकसभा में कुछ आरक्षण भी है जो बहुत VVI है। अनुच्छेद 330 है वो, समझे। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटों एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 330 में यह बात कहा गया है कि SC को 84 सीट दिया जाएगा लोकसभा में और ST को 47 सीट दिया जाएगा। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो भी समाज में दबे कुचले लोग रहा है उसके उत्थान के लिए, उसके प्रतिनिधियों के लिए आरक्षण दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मजा लीजिए, क्लास का मजा लीजिए आप लोग। अनुच्छेद 331 में भी कुछ आरक्षण है। क्या है आरक्षण सर? अनुच्छेद 331 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार था कि लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन का मनोनयन करे। एंग्लो इंडियन को अनुच्छेद 331 के तहत अधिकार था कि राष्ट्रपति मनोनीत करेगा उनको, कहाँ पे? लोकसभा में। लेकिन क्या होता है सर, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा मोदी गवर्नमेंट में क्या हुआ, 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन का आता था मनोनयन के द्वारा उसे खत्म कर दिया। समझे? याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन यानी अनुच्छेद 331 को कब निश्चित कर दिया गया? तो 2019 में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिहार पुलिस
में तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन दरोगा, सचिवालय सहायक, बीपीएससी आदि एग्जामों में पूछा जा सकता है। ये टॉपिक आपको झारखंड पुलिस का जो निकला है तो झारखंड पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। स्थानों का रिक्त होना, स्थान क्यों रिक्त होता है सर राज्य लोकसभा में, और रिक्त होने के बाद क्या किया जाता है उसके बारे में कुछ प्रावधान है, ये देखते हैं। किसी भी सदस्य की सदस्यता कैसे रिक्त की जाएगी, सब कुछ यहीं पे है। यदि कोई संसद सदस्य, कोई भी संसद सदस्य है, जैसे मान लीजिए कहीं से भी मोदी जी एक संसद सदस्य है, तो मोदी जी संसद सदस्य होने के बावजूद यदि वो 60 दिनों तक लोकसभा से आज्ञा लिए बिना, अपने अध्यक्ष से आज्ञा लिए बिना अनुपस्थित रहता है, यानी एब्सेंट रहता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। देख लिए 60 दिन तक आप अनुपस्थित हैं, एब्सेंट हैं, संसद हैं लोकसभा के, लेकिन 60 दिन तक बिना बतैले गायब रहेंगे, क्या हो जाएगा, आपकी सदस्यता रिक्त मान ली जाएगी। यहाँ 60 दिन के जगह कभी आपके एग्जाम में 2 मंथ दे दिया जाएगा, तो आप किसको मारिएगा, 2 मंथ को भी मार दीजिएगा, कि 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ रहेगा, 2 मंथ को मारना। लेकिन 60 दिन और 2 मंथ दोनों रहेगा, फिर 60 दिन को मारेंगे, क्योंकि 2 दिन सर नहीं, क्योंकि 30 और 31 दिन का भी होता है ये महीना। कोई भी संसद सदस्य एक समय में केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है। कोई भी संसद सदस्य है तो एक समय में एक ही सदन का होगा सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का होगा। यदि कोई राज्यसभा का सदस्य लोकसभा का सदस्य बन जाता है तो कहा गया है कि 14 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर वह क्या करे, राज्यसभा में अपना त्याग पत्र दे दे। नहीं देता है तो लोकसभा का सदस्यता समाप्त किया जाएगा। और बात है क्या, और एक बात है, यदि लोकसभा का भी सदस्य, कोई विधानसभा के सदस्य राज्य में, और वो संसद बन जाता है, लोकसभा के सदस्य बन जाता है, विधानमंडल का सदस्य होते हुए भी, तो कहा गया है कि विधानमंडल में वो 14 दिन के अंदर क्या करे, त्याग पत्र दे दे। यदि विधानमंडल में त्याग पत्र नहीं देता है 14 दिन के अंदर, तो लोकसभा का सदस्यता रिक्त मान लिया जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो छोटका नहीं बढ़ के गायब हो जाएगा आपका। यदि ये सब बात है। अब विविध बात कुछ देखते हैं, संसद से, लोकसभा से कुछ विविध बातों को समझते हैं। विविध बात क्या है सर, संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन सा, संघीय मंत्रिपरिषद, क्योंकि लोकसभा में बहुमत है तब मंत्रिपरिषद बना रहेगा, नहीं तो नहीं बना रहेगा। और क्या है सर, तात्पर्य लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही क्या होता है सर, सरकार बनाता है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में क्या है सर, सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में है वह सबसे पहले कहाँ पेश किया जाएगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। और कहा गया है कि राज्यसभा इसे 14 दिन में पारित करके लौटाए, नहीं तो पारित समझा जाता है। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाएगा, और धन विधेयक को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति से पेश होता है ये विधेयक, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपको बता दिए हैं। और 14 दिन तक ही अधिकार है राज्यसभा को अपने पास रखने का। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में ही लाया जाता है। यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बारी आए तो प्रस्ताव कहाँ आएगा सर, लोकसभा में आएगा। और संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक सदस्य, संसद के दोनों सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ लेता है। लोकसभा या राज्यसभा का जो भी सदस्य है सर, ये शपथ ग्रहण किसके पास करेगा सर, राष्ट्रपति के सम्मुख करेगा सर। कैसे के तहत सर, अनुसूची 3 के तहत करेगा ये सब। और अनुच्छेद 99 में भी यह बात है, प्रत्येक सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए उस सदन के कुल सदस्य की संख्या 10वें भाग के उपस्थिति अनिवार्य है, जिसे कोरम सदस्य अथवा गण पूर्ति कहा जाता है। आइए समझते हैं अनुच्छेद 100 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 100 में कहा गया है बाबू कि यदि लोकसभा या राज्यसभा है तो उसका जो बैठक शुरू होगा सर, बैठक की आज चलिए बैठक बुलाते हैं। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम मिनिमम कितना बच्चा होगा जो पढ़ाएंगे,
और उसी तरह वहां पे है कि मिनिमम कितना सदस्य होगा जो कार्यवाही शुरू किया जाएगा। कहता है सदन के कुल सदस्य का 1/10वां भाग, मान लीजिए 250 सदस्य कहीं का है, राज्यसभा का 250 सदस्य है ना, तो इसका 10वां भाग अगर प्रेजेंट हो जाएगा सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 10 घटा दीजिए 25, तो 25 ठो सांसद राज्यसभा में पेश उपस्थित हो जाएगा तो कार्यवाही शुरू हो जाएगा। यदि 24 होता है तो कार्यवाही क्या कर दिया जाएगा सर, कार्यवाही बाधित कर दिया जाएगा। आइए समझते हैं अगला पॉइंट। अगला कोरम तो समझ लिए, कोरम सदस्य जो 1/10 वाला बात है वो अनुच्छेद 100 में है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर है, ये याद रखिएगा बीबीआई में। जीवी मावलंकर भी कहा जाता है, गणेश वासुदेव मावलंकर को जीवी मावलंकर कहा जाता है, जीवी मावलंकर कहा जाता है, जिसके विरुद्ध वो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वो विश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था और प्रथम अध्यक्ष भी गणेश वासुदेव मावलंकर ही है। राष्ट्रपति को समय समय पर प्रत्येक सदन को आहूत करने का, उसका सत्रावसान करने का और विघटन करने की शक्ति है। तो मतलब प्रत्येक सदन को आहूत करना मतलब बुलाना, उसके बाद सर उसका सत्रावसान करना, समाप्त करना सर, उसका विघटन मतलब भंग करना। ये तीनों शक्ति किसके पास है सर, राष्ट्रपति के पास है। संसद को कहा गया है, संसद को 2 अधिवेशन के अंतर 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। संसद के है, सॉरी संसद को बोल दिए, संसद के 2 सदनों अधिवेशनों के बीच अंतर कितना नहीं होना चाहिए सर, 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पे आधा अधूरा बात लिखा गया, आपको हम समझाते हैं। कहा गया है संसद का 2 सदन, कहा गया है प्रथम सदन का प्रथम अधिवेशन का अंतिम दिन, प्रथम अधिवेशन का अंतिम दिन और दूसरा अधिवेशन का प्रथम दिन के बीच का अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ये कहा गया है। समझे, तो याद रखिएगा। और कहाँ पे, यहाँ पे है संसद सदस्य को अधिवेशन के समय, एक सेकंड, संसद सदस्यों के, हाँ संसद सदस्यों के अधिवेशन के समय, इस तो छूट चुका है, ये बात क्या होना चाहिए यहाँ पे, अरे हाँ अधिवेशन के समय कुछ छूट गया है, ये टाइपिंग थोड़ा वहां पे मिस्टेक हुआ है, छोड़िए उस चीज को। आगे बढ़ते हैं, संसद सदस्य के विशेषाधिकार। आइए देखते हैं कुछ विशेषाधिकार है जो भी संसद का सदस्य होगा, या लोकसभा में या राज्यसभा में। तो यहाँ लोकसभा पढ़ा रहे थे, यहाँ फिलहाल तो किसी भी संसद सदस्य को संसद की बैठक के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि कोई संसद सदस्य है तो बैठक के पूर्व और बैठक के बाद 40 दिन के अंदर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और क्या है सर, सदन में संसद को वाक स्वतंत्रता है। वाक स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता। कोई भी संसद का सदस्य है उसे बोलने की आजादी है सदन में, बोलने से आप नहीं रोक सकते हैं। यहाँ तो आजकल देखते हैं इतना गंदा संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है कि सदन में कोई बोल रहा है तो उसको रोका जा रहा है, अजीब स्थिति है। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही को जांचा नहीं जा सकता है। कोई भी न्यायालय है जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या कोई अधीनस्थ न्यायालय है, किसी न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही को जांचा नहीं जाएगा। संसद जो कानून बनाएगा उसका जांच भले बाद में करेगा, लेकिन कार्यवाही को नहीं जांचा जा सकता है। ये सब बात है। और क्या सर, संसद के सत्र। आइए संसद के कुछ सत्र के बारे में समझते हैं। संसद के 3 प्रकार के सत्र होते हैं सर। कौन कौन सा सत्र सर? बजट सत्र होता है, सामान्य विधेयक, उसके बाद जिसे बजट सत्र कहेंगे, बजट सत्र कहेंगे, उसके बाद सामान्य विधेयक, धन विधेयक, और एक है वित्तीय विधेयक। हाँ, वित्तीय विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है। ये सब विधेयक कुछ कुछ है। तो आइए बारी बारी समझते हैं। संसद के सत्र, कौन कौन सा सत्र है? संसद में 3 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, फरवरी से मई। दूसरा है, आपको बता देते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र या मानसून सत्र कहेंगे उसे, सितंबर अक्टूबर महीना में चलेगा। उसके बाद सितंबर नहीं, जुलाई सितंबर के बीच में चलेगा। और एक शीतकालीन सत्र जो अक्टूबर नवंबर में चलेगा। तो सब बजट सत्र फरवरी माह में जो होता है सर, इसे यह प्रारंभिक सत्र है।
यह क्या है सर, यह वर्ष का पहला सत्र होता है। तो पहला सत्र कौन होता है, बजट सत्र। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होता है। तो आपको याद होना चाहिए, बजट सत्र की शुरुआत किसके अभिभाषण से शुरू होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। यह सबसे लंबा यह सत्र होता है, यह सत्र सबसे लंबा सत्र होता है। यह सत्र होना चाहिए। मानसून सत्र जुलाई सितंबर रहेगा। दूसरा सत्र कौन है सर, मानसून सत्र जो जुलाई सितंबर रहेगा, और शीतकालीन सत्र है जो नवंबर से दिसंबर, यह सबसे छोटा सत्र होता है। तो सबसे बड़ा सत्र होता है बजट सत्र और सबसे छोटा शीतकालीन सत्र। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच होता है। और चलते हैं कुछ अब विधायी प्रक्रिया देख लेते हैं। विधायी प्रक्रिया, संसद की विधायी प्रक्रिया क्या है सर, संसद की विधायी प्रक्रिया, आइए समझते हैं संसद की विधायी प्रक्रिया। भारतीय संसद, यहाँ पे एक संसद, यहाँ पे एक सेकंड, भारतीय संसद में 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। भारतीय संसद में 4 प्रकार के विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। वो विधेयक है सामान्य विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और वित्तीय विधेयक। ये सब विधेयक है। तो आइए एक एक करके समझते हैं, समझे। तो सामान्य विधेयक, लोकसभा का सामान्य विधेयक या सामान्य विधेयक, आइए समझते हैं। संसद का क्या है सर, अनुच्छेद 107 के तहत होना चाहिए था। अनुच्छेद 7 के तहत सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुच्छेद 107 में कहा गया है कि जो सामान्य विधेयक है, सामान्य विधेयक को किसी भी सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। जो विधेयक धन विधेयक, वित्तीय विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक नहीं होता है, उन्हें संविधान सामान्य विधेयक कहा जाता है। मतलब जिसमें रुपया की बात नहीं हो, वित्तीय वर्षों की बात हो, वित्तीय धन की बात नहीं हो, जिसमें संविधान संशोधन की बात नहीं हो, ऐसे विधेयक को साधारण विधेयक कहेंगे। और सामान्य विधेयक, साधारण विधेयक या सामान्य विधेयक कहेंगे। सामान्य विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। सबसे ज्यादा बीबीआई है कि संयुक्त अधिवेशन में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान सिर्फ सामान्य विधेयक यानी साधारण विधेयक में ही है। धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में कभी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। धन विधेयक किसे कहते हैं सर, आइए देखते हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में वर्णित है। धन विधेयक कहता है संविधान के अनुसार अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया है सर, धन विधेयक उस विधेयक को समझा जाएगा जिसमें भारत सरकार की संचित निधि से धन का विनियोग मतलब धन के बारे में, धन की संचित निधि। अब संचित निधि को हम स्पेशल पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि भारत सरकार में जितना भी सर मतलब टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, जितना भी सारा उत्पाद शुल्क, जितना भी शुल्क लगता है वो सभी रुपया जमा होता है संचित निधि में, समझे। तो संचित निधि से धन का विनियोग हो, सरकार द्वारा धन का क्या है सर आधार लिया, या फिर प्रत्याभूत देने की बात हो, किसी कार्य से संबंधी बात हो, मतलब प्रत्याभूत की बात हो, संचित निधि से धन निकालने की बात हो, धन कितना जमा किया जाएगा, धन से संबंधित जितना भी बात होगा वो सभी बात धन विधेयक कहलाता है। अनुच्छेद 110(3) में कहा गया है के अनुसार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णय लेना पड़ता है। मतलब ये बात है उस समय बढ़ा है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है सर वो डिसाइड करता है कौन सा विधेयक धन विधेयक है और कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो यहाँ पे यही बात है कि अनुच्छेद 110(3) के अनुसार धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितना दिन तक रख सकता है सर, 14 दिन तक रख सकता है। ये सब बात है। राज्यसभा को धन विधेयक पे कोई अधिकार ज्यादा प्राप्त नहीं है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति के समस्तुति पर प्रस्तुत किया जा सकता है। समस्तुति को आप समझिए पूर्वानुमति पर। धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से सिग्नेचर करना अनिवार्य है। अब चलते हैं वित्तीय विधेयक। आइए वित्तीय विधेयक किसे कहते हैं सर, वित्तीय विधेयक अनुच्छेद 117। यहाँ पे क्या है सर, विधि
एक बार विधि देखिए, विधि का ऐसा विधेयक है जिसका संबंध, एक सेकंड, यहाँ पे विधि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वित्त होना चाहिए, वित्तीय होना चाहिए, वित्तीय विधेयक विधि का ऐसा विधेयक है जिसका संबंध धन संबंधी विषयों से है, अर्थात वित्तीय विधेयक ऐसा विधेयक है जिसमें अनुच्छेद 110 में उल्लेखित एक या अधिक विषयों के साथ साथ साधारण विधेयक के उपरांत भी है। समझे, अनुच्छेद 110 में जितना वर्णित है और उसके साथ साधारण विधेयक भी जिसमें धन रुपया निकासी की बात हो, वो सभी विधेयक वित्तीय विधेयक कहलाता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 117 में है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक। यह भी प्रस्तुत किया जाएगा सिर्फ लोकसभा में। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन विधेयक कहता है इस विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे वित्त विधेयक और धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए थे ना, तो इस विधेयक को, किस विधेयक को सर, संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस विधेयक को पास करने के लिए सदन में विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, कितना, 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। मतलब 3 भाग में टोटल सदन को बांट दिया जाएगा। सदन में टोटल सदस्य को 3 भाग में बांटा जाएगा, उसका 2 हिस्सा बोल दे विधेयक पास करेंगे तो 2 हिस्सा के बावजूद पास होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे, तो ये बात है। इस विधेयक को पास करने के लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो याद रखिएगा कि धन विधेयक, ये जो क्या नाम है सर, संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, यानी 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। और क्या होता है, विशेष बहुमत, ये संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा में। और कहता है ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसमें संविधान संशोधन विधेयक में क्या कहा गया है कि इसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये सब बात है। विविध बातों को आइए देखते हैं। विविध बात क्या है सर? विविध बात यह है प्रश्नकाल। आप सुनते होंगे प्रश्नकाल, लेकिन जानते नहीं है प्रश्नकाल क्या है। तो प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के पहले घंटा के समय को प्रश्नकाल कहा जाता है। दोनों सदनों में, लोकसभा में भी राज्यसभा में बैठक होने से पूर्व 1 घंटा क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें संसद का सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछता है। सुनिए, उसके बाद शून्यकाल किसे कहते हैं सर? इसके बारे में वर्णन भारतीय संविधान में ही मिलेगा। प्रश्नकाल के बाद, ये जो प्रश्नकाल है सर, प्रश्नकाल के बाद 5 से 15 मिनट के कुल काल होना चाहिए यहाँ पे, 5 से 15 मिनट के काल को शून्यकाल कहा जाता है। समझे, मतलब ये सामान्यतः 12 बजे के बाद होता है, शून्यकाल कहा जाता है। इसमें सभी सदस्य को बोलने का समान अवसर दिया जाता है। कोई भी सदस्य सब बोल सकता है, इसमें सबको समान अवसर दिया जाएगा। शून्यकाल भारतीय सदन की का देन है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शून्यकाल किस सदन का देन है? ब्रिटेन के सदन का, अमेरिका के सदन का, भारतीय सदन का। तो आपका क्या उत्तर हो जाएगा? भारतीय सदन का देन है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सारा वीडियो देखिए, बारी बारी से देखिए। इससे पहले भी कई वीडियो आ गया है जो प्लेलिस्ट में है, आप उसे भी देखिए। मिलते हैं कल इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।